हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं IAM के बारे में। तो IAM जो होता है आपके आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट के ऊपर एक सर्विस होता है हमारे AWS का। जो हमारा जो IAM होता है, अगर आपको IAM के पेज पे जाना है तो आपके दो तीन तरीके हैं। यहाँ पे आप सर्विस पे क्लिक करके डायरेक्ट IAM पे जा सकते हैं। यहाँ पे सर्च करके भी जा सकते हैं आप। अगर मैं सर्च करता हूँ IAM तो यहाँ पे ये दिखा देगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, मैनेज एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है? जो आपके AWS को जो रिसोर्सेज है उस पे एक्सेस को मैनेज करने का जो सर्विसेज है उसको हम IAM कहते हैं। जो इसके अंदर जो टॉप फीचर्स आप देख सकते हैं, ग्रुप्स, यूज़र्स, रोल्स, पॉलिसीज़, एक्सेस एनालाइज़र। तो इनके बारे में थोड़ा हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें ये बेसिक आपके AWS के नॉलेज के अंदर आता है ये। और ये जो इतने भी सर्विसेज हैं इनका नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पे डिपेंड करते हैं आपके रिसोर्सेज एक दूसरे से कैसे बात करें, एक्सेस कैसे मिले, कैसे वो काम करेगा। अगर आपको IAM का नॉलेज बहुत कम है या फिर आप इस पे ध्यान ही नहीं देते तो आप AWS के बहुत सारे रिसोर्सेज में काम करने में मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। कभी कुछ नहीं चलेगा, कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई, कभी एक्सेस का इशू है ना। तो वो सब चीज़ हम आज समझने वाले हैं। मैं जाता हूँ IAM पे। जैसे आप IAM पे क्लिक करोगे IAM का डैशबोर्ड दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी रिकमेंडेशन बोलेगा कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह इनेबल होना चाहिए रूट के लिए। एक्सेस कीज़ यहाँ पे रूट के लिए है कि नहीं ये भी बता देगा। IAM के रिसोर्सेज बता देगा कि एक यूज़र यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, और कुछ रोल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं और आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स हैं। यहाँ पे आपका अकाउंट ID वगैरह आ जाएगा, साइन इन का URL आ जाएगा, और इस साइड में आपका टूल्स, क्विक लिंक्स वगैरह कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन भी देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपको आपके क्विक एक्सेस मेन्यूज़ दिख जाएंगे इसके अंदर। तो जैसा कि डैशबोर्ड है ये, सबसे पहला जो है यहाँ पे यूज़र ग्रुप्स है, फिर यूज़र्स है। ठीक है, अगर मैं यूज़र ग्रुप्स की बात करूँ, फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यूज़र्स ग्रुप्स की बात करते हैं। क्योंकि देखो IAM में क्या होता है ना, कोई एक आदमी जैसा आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं आपके AWS में, तो कोई एक आदमी उसको ना मैनेज करना उसके लिए मुश्किल है। अगर काफ़ी बड़ा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है तो और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो हम क्या करते हैं ना, अपने काम को बांटने के लिए अलग अलग यूज़र्स के ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, और ग्रुप के अंदर हम यूज़र्स को डाल देते हैं कि वो स्पेसिफिक ये काम करें, और परमिशंस वगैरह उसके हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को अगर देखा होगा तो हमने एक्टिव डायरेक्टरी में यही सब चीज़ें देखा था। ठीक है, सेकंड हमने जो रैंचर का जो हमारा जो कुबरनेटिस का RBAC था, ये वैसे ही कुछ है। RBAC नहीं है ये, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल नहीं है, ये थोड़ा अलग है उससे, बट वैसे ही बिल्कुल काम करता है। आप रोल्स बनाते हो, रोल्स के अंदर आपके पॉलिसीज़ होते हैं, पॉलिसीज़ को यूज़ करके जो रोल्स बनते हैं, रोल्स को आप असाइन कर देते हो, है ना। तो वो सब हम चीज़ देखेंगे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? इसका हम फ़ायदा ये देख सकते हैं कि सेंट्रलाइज आपका मैनेजमेंट हो जाता है। एक जगह से ही पूरे आप AWS के अकाउंट को मैनेज कर सकते हो, परमिशंस वगैरह सेट कर सकते हो, और सिंगल साइन ऑन भी इसके अंदर है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। जो IDP है आप वो भी यूज़ कर सकते हो, SSO है वो भी, आप इसके बारे में इसको हम बाद में पढ़ेंगे, बट हम जान सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसको। थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशंस हैं उसको भी एक्सेस दे सकते हो, प्लस फेडरेटेड एक्सेस भी है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रुप्स अगर एक्टिव डायरेक्टरी की बात करूँ तो बिल्कुल OU से मिलता है ये। मान के चलो मैंने एक ग्रुप डाल दिया एडमिन का। ठीक है, मैं क्रिएट ग्रुप करता हूँ, यहाँ पे मैं एक डाल देता हूँ एडमिन। मैं इस ग्रुप को कुछ स्पेसिफिक परमिशन दूंगा और ये कुछ स्पेसिफिक ही काम कर पाएगा। ठीक है, तो वो देख लेते हैं वो कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपके कुछ पॉलिसीज़ हैं। तो ये पहले से बने बनाए पॉलिसीज़ हैं। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस, तो ये क्या कर सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि
जो AWS है मोस्टली आपका API बेस्ड ही है। ये फ्रंट एंड जो है बैक एंड के API से बात करता है, जो भी आउटपुट है वही होता है। इसके अंदर जो भी आपका सेटिंग वगैरह होता है वो मोस्टली आपको JSON में मिलेगा इस तरीके से। तो आपको ये समझना होगा कि ये क्या चीज़ है और कैसे इस काम करता है। तो जैसे यहाँ पे वर्जन है तो 17/10/2012 का वर्जन दिखा है। स्टेटमेंट बता रहा है कुछ, यहाँ पे इफेक्ट, एक्शन और रिसोर्स बता रहा है। तो ये हम समझेंगे क्या है। इफेक्ट मतलब बोल रहे हैं कि अलाउ, एक्शन क्या होगा, जो भी हो, मतलब ऑल, स्टार का मतलब ऑल, रिसोर्स मतलब ऑल। तो इफेक्ट दे रहा है इसको कि आप अलाउ कर दो किसको, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। अब कहने का मतलब जो पॉलिसी में बना रहा हूँ उसका अगर बैकएंड पे जाएँ तो ये आपको दिखेगा। अगर मैं इसको अगर एडिट करूँ तो और अच्छे से दिख पाएगा ये। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसको अलाउ कर दो, एक्शन जो है, जो भी एक्शन है, रीड, राइट, डिलीट, अपडेट, सब चीज़ को अलाउ कर दो बोल रहा है। रिसोर्स, सब चीज़ को। यहाँ पे अगर मैं मेंशन कर दूँ कुछ स्पेसिफिक रिसोर्स को तो वो स्पेसिफिक रिसोर्स पे ही वो एक्शन कर पाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस। तो मैं इसको क्या करूँगा ना, अगर मैं एडमिन के लिए अगर ग्रुप बना रहा हूँ तो मैं इसको क्या कर दूंगा, उसके साथ अटैच कर दूंगा, क्रिएट यूज़र ग्रुप। ये देखिए, तो मेरा एडमिन ग्रुप आ गया। इसके अंदर मैंने क्या किया, कुछ परमिशन सेट कर दिए। ये देखिए मैंने पॉलिसीज आ रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। अभी क्या कर सकता है, ये देखिए, ये इसका पॉलिसीज है। पॉलिसीज जो इसमें है ना, अगर JSON में देखोगे तो इस तरीके से बनता है ये। इसको आप चाहे तो मैन्युअली एडिट वगैरह भी कर सकते हो, वो हम बाद में देख लेंगे। सिमुलेट भी कर सकते हैं इसको यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे यूज़र ग्रुप बनेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आता है हमारा यूज़र्स। तो जैसे कि हम एक्टिव डायरेक्टरी में क्या करते थे ना, या अपने लोकल सिस्टम में भी हम इसको देख सकते हैं कि ग्रुप्स अलग होते हैं, यूज़र के ग्रुप्स, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, पावर यूज़र्स हो गया, फिर हमारे जो यूज़र्स होते हैं उसको उस ग्रुप के अंदर डालते हैं और उनको जैसे परमिशंस होता है वैसे उनको मिल जाता है। तो ये सेम वैसे ही है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक यूज़र बनाता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको, चलिए प्रेम नाम का एक मैं यूज़र बनाता हूँ। प्रोवाइड यूज़र एक्सेस टू AWS मैनेजमेंट कंसोल ऑप्शनल। ठीक है, ये जो मैनेजमेंट कंसोल है इसका यूज़र एक्सेस आप दे दो, मतलब दे दो। ठीक है, कई तरह के आप यूज़र बनाते हो। कुछ ऐसे यूज़र्स बनाते हो जो सिर्फ CLI पे काम कर सके, या कुछ स्पेसिफिक रिसोर्स पे ही काम कर सके, तो उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना होगा। फिलहाल मैं ये बना रहा हूँ एडमिन के लिए। ठीक है, तो एडमिन को ऑब्वियस सी बात है मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस होना ही चाहिए। ये बोल रहा है आर यू प्रोवाइडिंग कंसोल एक्सेस टू अ पर्सन। ये बोल रहा है स्पेसिफाई अ यूज़र इन आइडेंटिटी सेंटर रिकमेंडेड, आई वांट टू क्रिएट एन IAM यूज़र। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें ऐसे पूछेगा। तो आइडेंटिटी सेंटर के अंदर रिकमेंडेड बोल रहा है, देखते हैं इसके आगे क्या कह रहा है ये। स्पेसिफाई अ यूज़र इन आइडेंटिटी सेंटर, मैनेज इन आइडेंटिटी सेंटर। तो ये एक अलग से इन्होंने आइडेंटिटी सेंटर बनाया है IAM के अंदर ही, और यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। ये देखिए, इससे कुछ पैसे चार्जेस होते हैं, बट ये जो एग्जिस्टिंग आपका वर्क फोर्स है ना, उसको सेंट्रलाइज मैनेज करने का काम आता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इनेबल IAM आइडेंटिटी सेंटर। अगर इसको आप इनेबल करते हो तो कनेक्ट योर डायरेक्टरीज, योर यूज़र ग्रुप, क्रिएट यूजर्स ग्रुप्स फॉर यूज अक्रॉस AWS, मैनेज द एक्सेस ऑफ योर वर्कफोर्स अक्रॉस AWS अकाउंट्स। मतलब मल्टीपल अगर अकाउंट्स हैं तो उसके लिए परफेक्ट है आइडेंटिटी सेंटर। ठीक है, अभी मेरे पास फ़िलहाल तो एक ही है, तो शायद मैं इसको, मुझे अब इनेबल करना ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, मैनेज द एक्सेस ऑफ योर वर्कफोर्स टू इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस। तो ये एक्स्ट्रा एक कह लें सर्विसेज है IAM आइडेंटिटी सेंटर, जिसमें आप मल्टीपल अकाउंट्स वगैरह होते हैं। तो ये एडवांस सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, आपका कंट्रोल टावर होता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन इनेबल होता है, वो सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल मैं ये नहीं चाहता इसको, बिल्कुल मैं इसको कैंसिल करता हूँ। मैं चाहता हूँ आई वॉन्ट टू क्रिएट एन IAM यूज़र। तो मैंने यूज़र नेम डाल दिया भाई, पासवर्ड तो या तो मैं अपना कस्टमाइज डाल दूँ या ऑटो जनरेट डाल दूँ। मैं चलो कस्टमाइज डाल देता हूँ। चलिए, ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। आप चाहे तो शो भी करा सकते हैं। ये नीचे कुछ बोलेगा कि पासवर्ड जो है 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए,
मिक्स ऑफ कैरेक्टर अपर केस A to Z, लोअर केस A to Z और नंबर 0 to 9 और सिम्बॉल्स, कुछ सिम्बॉल्स भी चलेंगे। तो थोड़ा कह रहा है कि थोड़ा हार्ड होना चाहिए पासवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज़र मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन, मतलब जैसे ही मैं इसमें लॉगिन करूँ ना इस पासवर्ड से जो मैंने पासवर्ड दिया है, तो ये क्या कहे उसको फिर से इसको नया पासवर्ड बनाना पड़े, है ना। फिलहाल आप जो मोस्टली जो होता है ना ये हम ऐसे ही बनाते हैं, बाकी मुझे पता है पासवर्ड को मुझे चेंज नहीं कर रहा, मैं ही इसको यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मैं ये नहीं करूँगा। बाकी रिकमेंडेड है ये कि आप जिस यूज़र के लिए बना रहे हैं ना उसको बोलें कि जैसे जो लॉगिन करे तो अपना पासवर्ड खुद चेंज कर ले। मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा। यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है ऐड यूज़र टू ग्रुप, कॉपी परमिशन, अटैच पॉलिसीज डायरेक्टरी, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले बोल रहा है कि ऐड यूज़र टू ग्रुप, तो ये बहुत सिंपल है कि जो हमने ग्रुप बनाया है एडमिन वाला ग्रुप बनाया है, मैं इस यूज़र को एडमिन बनाना चाहता हूँ, मैं इसको चेक करके नेक्स्ट करके फिनिश कर दूंगा, तो मेरा एडमिन ग्रुप के अंदर ये आ जाएगा। एडमिन को क्या परमिशन है, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है, तो उसको मिल जाएगा। पहला ये तरीका है कि ग्रुप में उसको ऐड करा दो। दूसरा ये कुछ बोल रहा है कॉपी परमिशन। अब ये क्या है, कॉपी ऑल ग्रुप मेंबरशिप्स अटैच मैनेज पॉलिसीज एंड इनलाइन पॉलिसीज फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग यूज़र। तो कोई यूज़र आपने ऑलरेडी बना रखा है, जैसे आप चाहते हो कि पहले आपने एक एडमिन के अंदर कई सारे आपके यूज़र्स हैं, आप सेम परमिशंस देना चाहते हो किसी नए यूज़र को, तो ये उस टाइम पे काम आता है। बस कॉपी मतलब उसको यूज़र का नाम डाल दो यहाँ पे, उसको सेलेक्ट कर दो, फिर अपने आप ये वो जो यूज़र है उसके परमिशंस को अपने आप ही नए यूज़र में भी डाल देगा। एक यहाँ पे और भी है अटैच पॉलिसी डायरेक्टली। अब जैसे हमने वहाँ पे पॉलिसी डाले थे ग्रुप के अंदर, आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो ये देखिए ये आ जाएगा डायरेक्ट इसके ऊपर। तो 3 तरीके से आप ना परमिशंस को सेट कर सकते हो। फिलहाल मुझे तो ग्रुप में ही डालना है इसको, बट आप ऐसे करते हो जैसे आप चाहते हो कि जो पर्टिकुलर आपके यूज़र हैं, मान के चलो वो कुछ स्पेसिफिक काम के लिए, इसके अंदर काफ़ी सारे पॉलिसीज़ हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 62 नंबर तक जाएगा ये। अगर मैं 62 नंबर तक भी जाऊँ तो काफ़ी सारे VPCs के अलग से पॉलिसीज़ हैं, लेटाइज फुल, ये काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर। मैं चाहूँगा कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं यूज़र बना रहा हूँ सिर्फ S3 के लिए बना रहा हूँ, S3 के कुछ स्पेसिफिक काम कर सके। अब होता क्या है, आप चाहते हो आपके जो एडमिन वाले बंदे हैं, ये जो क्लाउड पे काम करते हैं, तो वो कुछ स्पेसिफिक काम में एक्सपर्ट हो या वही काम करें। मान के चलो कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आप चाहते हो कि एक बंदे का जो काम है वो S3 के अंदर का ही रहे, तो वो उसमें नया बकेट बनाना, उसमें पॉलिसी सेट करना, उसके लाइफ साइकिल्स हैं, टीयर सेट करना, ठीक है, स्टोरेज के क्लासेस वगैरह, वो सब काम ही करे। तो आप यहाँ से चुन चुन करके, जैसे S3 का फुल एक्सेस है तो आप उसको फुल एक्सेस यहाँ से दे सकते हो। आप चाहते हो कोई यूज़र है उसको सिर्फ रीड ओनली का एक्सेस देना है, तो आप ये भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कोई डेवलपर है, वो चाहता है कि अपने फाइल्स को देखूं वहाँ पे S3 के अंदर कि कैसा दिखता है, तो उसको आप रीड ओनली दे सकते हो। वो चेंजेस वगैरह कुछ नहीं कर पाएगा, बस देख पाएगा वो, ठीक है। तो इसका जो परमिशन है फुल एक्सेस का, देखो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, बट यहाँ पे थोड़े से चेंजेस है। यहाँ पे जो वर्जन है यही रहेगा। स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट क्या है, अलाउ, मैं अलाउ कर रहा हूँ इसको। क्या अलाउ कर रहा हूँ, एक्शंस, क्या क्या एक्शन कर सकता है। S3 के बाद जो भी चीज़ हो ना वो अलाउड है, मतलब ये रिसोर्सेज है। S3 ऑब्जेक्ट लैम्डा के बाद स्टार, मतलब S3 और S3 ऑब्जेक्ट लैम्डा के बाद जो भी है ना इसके रिसोर्सेज है, और भी कई सारे रिसोर्सेज होते हैं इसके अंदर, वो सब में इसको मैं अलाउ कर रहा हूँ और रिसोर्स में स्टार कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसके पॉलिसीज है फुल एक्सेस का। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ रीड ओनली से तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ये देखिए आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये अलाउ कर रहा है, एक्शन बोल रहा है गेट। अब देखो स्पेसिफिक यहाँ पे S3 के बाद स्टार लगा दिया, यहाँ पे बोल रहे सिर्फ गेट करो, लिस्ट करो, डिस्क्राइब करो। गेट और लिस्ट करेगा, ऐड, रिमूव, अपडेट कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस तरीके से लिखने से ये जो JSON जो बनाया गया है ये यही बताता है कि अगर S3 के बाद जो भी है तो ये पूरा फुल परमिशन हो गया। इसके आगे आप स्पेसिफिक परमिशन लिख सकते हो, जैसे कि गेट कर सकते हो, S3 से गेट कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो, बस। तो ये रीड ओनली है, तो ऐसे आपको परमिशंस बनाने पड़ सकते हैं। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, मतलब AWS इतना फ्लेक्सिबल है, आप स्पेसिफिक परमिशन को अपने हिसाब से लिख भी सकते हो, अपने हिसाब से पॉलिसीज बना भी सकते हो, उसको ग्रुप्स में ऐड कर सकते हो, उसको यूज़र को डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ तक डीप है, मतलब इसमें आपको क्या है ना बिल्कुल ग्रैनुलर
कंट्रोल आपको मिलता है आपके मैनेजमेंट में। तो जो आप देख लो आईएम के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, आईएम के भी जॉब्स मिलते हैं जिसमें सिर्फ आईएम पे ही काम करना है आपको, यूज़र्स बनाने हैं, उनको परमिशंस देने हैं, ऐसे पॉलिसीज़ बनाने हैं। इसके अलावा भी डीप और भी बहुत सारे हैं। कहने का मतलब है जैसे आपके मल्टीपल अकाउंट है, मान लो 30-40 अकाउंट है और सबको एक साथ सेंट्रलाइज करना है, सेंट्रलाइज मैनेज करना है, ठीक है, आइडेंटिटी सेंटर से करना है या यहाँ से करना है, तो आप कुछ रोल्स वगैरह भी बनाते हो और भी बहुत सारी चीज़ करते हो। तो वो सब के लिए आपको इसके अंदर ना डीप नॉलेज चाहिए। हाँ, अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी से आ रहे हो, अगर आपको RBAC पता है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, तो आपको यहाँ पे इसको मैनेज करना बहुत सिंपल होगा, ठीक है। इसलिए हम जो पीछे में जो हमने पढ़ा है ना ये सब चीज़, इसी के प्रिपरेशन के लिए पढ़ा है कि वो जो है वो काफ़ी हेल्प करेगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। इसको और अच्छे से देखेंगे। बाकी जेसॉन से ये सब चीज़ होता है, इसके अंदर और भी कॉम्प्लेक्स आपके जेसॉन बनते हैं, वो भी हम टाइम टू टाइम हम देखेंगे। फ़िलहाल मैं ये चाहता हूँ इसको कि मैं ऐड यूज़र टू ग्रुप यहाँ तक ही करूँ, इसको ग्रुप में मैं ऐड कर दूँ, बस मैं इतना ही चाहता था, ठीक है। मैं करूँगा नेक्स्ट। ये देखिए ये एक रिव्यू एंड क्रिएट का देगा। ये यूज़र नेम है मेरा, ये मेरा कस्टम पासवर्ड है जो मैंने ऑटो जनरेट पे नहीं गया था, मैं अपना ही पासवर्ड मैंने खुद डाला था। रिक्वायर पासवर्ड टू रीसेट मैंने इसको नो किया था। परमिशन समरी ये वाले ग्रुप से परमिशन मैंने उठा लिया है, ठीक है। टैग डाल सकते हैं आप, स्पेसिफिक टैग डाल सकते हैं कि ये कौन सी यूज़र का है, ऐसा कुछ नाम इसको दे सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि टैग्स क्यों बहुत जरूरी है। मैं इसको डाल देता हूँ टाइप, ये किस टाइप का आईएम है, ठीक है। तो चलो टाइप डाल देते हैं। टाइप मैं बोलता हूँ एडमिन या एडमिन एक्सेस, ऐसा। तो अगर जब भी मुझे इस टाइप के, जैसे मान के चलो मैं आईएम के जितने भी यूज़र्स हैं सबको सर्च करना चाहता हूँ, मैं बोलूँगा वहाँ पे एडमिन एक्सेस वाले को सबको बताओ। तो जितने के पास ना ये जो टैग्स अगर हम सेट किए होंगे कि एडमिन एक्सेस वाले कितने, तो वो उतने तुरंत बता देगा। तो सर्च करने में, फिल्टर करने में बहुत काम करता है आपका टैग्स। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों में टैग्स के बहुत फ़ायदे हैं। इवन आपका बैकअप में भी है, आप टैग के थ्रू भी बैकअप ले सकते हैं। आपने टैग लगा दिया आपके इंस्टेंसेस में कि ये जो मशीन के टैग्स ये हैं, इनका बैकअप शनिवार को हो, ये जितने भी टैग्स हैं इनका जो हो रविवार को हो या महीने में 2 बार हो, तो आप टैग्स के थ्रू भी आप बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हम करके देखेंगे। फिलहाल मैं ये डालता हूँ, और भी मल्टीपल टैग्स आप डाल सकते हैं। जैसे मैं टाइप डाला यहाँ पे कि एडमिन एक्सेस के लिए, वैसे नेम भी डाल सकता हूँ, नेम। अब नेम जैसे एक आपको मतलब टैग के लिए थोड़ा अपना खुद सोचना पड़ेगा कि किस टाइप का स्ट्रक्चर भी होगा। जैसे मान के चलो आप किसी कंपनी की बात करते हो, तो मैं लिख देता हूँ, मान के चलो कि आपका कंपनी का नेम है ABC एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसा कुछ लिख दूंगा मैं। या इसका डेजिग्नेशन भी लिख सकता हूँ कि क्या डेजिग्नेशन हो सकता है, या जैसे मैं बोलता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर, या बोलता हूँ इंफ्रा एडमिन लिख सकता हूँ, इंफ्रा एडमिन, एंटरप्राइज एडमिन, ऐसा कुछ इनको टैग दे सकता हूँ। या मैं इनको बोल दूंगा क्लाउड एडमिन, ये ठीक है। क्लाउड एडमिन जो है, जो हमारा जो एडमिन होता है ना, इसका जो रूट होता है, उससे भी थोड़ा ऊपर और भी रोल्स होते हैं, वो हम देखेंगे वो कैसे होता है। जैसे हमारा एक्टिव डायरेक्टरी में होता है ना एंटरप्राइज एडमिन, एक होता है हमारा डोमेन एडमिन, तो दोनों में डिफरेंसेस है। ऐसा ही यहाँ पे भी है, ठीक है। अगर आपको एक्टिव डायरेक्टरी अच्छे से आता है तो आप यहाँ पे आराम से इसको मैनेज कर सकते हो। और मोस्टली आईएम का जॉब वही लोग करते हैं जिनको एक्टिव डायरेक्टरी में बहुत अच्छा नॉलेज था, ठीक है, वो इस पर आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हाँ, थोड़ा सा अलग चीज़ है इसमें कि रोल्स एज्यूम करना है, उसके थ्रू कुछ काम कराना है, सर्विस अकाउंट्स बनाने हैं, वो सब चीज़ें थोड़ा अलग चीज़ है, एडवांस में आता है, तो वो भी आप धीरे धीरे सीख जाओगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नेम टाइप बना दिया, एडमिन वाला एक्सेस है, ये किस टाइप का एक्सेस है, एडमिन एक्सेस है। नाम क्या है इसका, मैं क्लाउड एडमिन बना दिया, ठीक है। चलो क्रिएट यूज़र कर देते हैं। यहाँ पे मेरा बन गया, एक समरी देगा, बोले कि ये URL है, ठीक है, और ये आपका यूज़र नेम है, ये आपका पासवर्ड है। पासवर्ड आप शो भी करा सकते हो यहाँ पे, रिटर्न टू यूज़र लिस्ट। तो ये मेरा यूज़र क्रिएट हो गया इस नाम का, ठीक है। इसको एक ग्रुप ऐड करा था, मल्टीपल ग्रुप भी ऐड करा सकते हैं। कैलकुलेटर मान के चलो कि इसको जो हमने ग्रुप बनाया है, हम एडमिन एक्सेस सिर्फ EC2 के लिए दे रहा है कि EC2 S3 या 2-3 सर्विसेज हैं, उसके लिए ही हम
लोगों को एक्सेस देना चाहते हैं। ऐसे एक हमने कस्टमाइज ग्रुप बनाया है, कस्टमाइज पॉलिसी बनाई है। कल के डेट में कुबरनेटिस के एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं जिनको कुबरनेटिस का ही नॉलेज है, तो उनके लिए आप एक अलग से ग्रुप बना सकते हो, उनको अलग से परमिशन दे सकते हो कि वो सिर्फ कुबरनेटिस पे ही काम करें। फिर कुछ आते हैं जो डीएनएस वगैरह पे या वेब एप्लीकेशंस पे काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अलग बना सकते हो। कहने का मतलब ये है, आप बिल्कुल छोटे से छोटे लेवल पे जाके, बिल्कुल ग्रैनुलर लेवल पे जाके इसको अच्छे से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इतना फ्लेक्सिबल है हमारा AWS का IAM। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रोल्स। अब रोल्स क्या है, यहाँ पे मुझे कुछ रोल्स पहले से दिखाई दे रहे हैं। अब ये क्या चीज़ है रोल्स, हमें इसको समझना पड़ेगा। रोल्स जो है, आप अगर जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, कुछ ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट रोल्स बने पड़े हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मैं कुबरनेटिस का है, AWS सर्विस रोल फॉर अमेजॉन EKS। ठीक है, चलो इसको देखते हैं ये क्या कहता है। एक मैंने रोल बनाया, allows Amazon EKS to call AWS services on your behalf। कहने का मतलब है, अगर आप यूज़र हो, ठीक है, और आप इस रोल को यूज़ करते हो, तो ये EKS जो सर्विसेज है ना अमेज़ॉन का, ये कॉल कर सकता है, मतलब उससे बात कर सकता है आपके बिहाफ पे। तो रोल ये है। तो इस रोल के अंदर कुछ पॉलिसीज़ दिया गया है। ये कहा गया है कि जो अमेज़ॉन का EKS है ना, अब यहाँ पे इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। इफेक्ट क्या है इसका, अलाउ, क्या अलाउ कर रहा है, EC2 के अंदर क्रिएट नेटवर्क बना सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिटैच कर सकता है। ठीक है, रिसोर्स बोल रहा है ये। फिर बोल रहा है इफेक्ट, ये एक और कुछ दिया है, EC2 को डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसी और रिसोर्सेज बनाया इसके अंदर। सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर स्टार लिखा है फॉर एनी वैल्यू स्ट्रिंग लाइक EKS क्लस्टर SG, इस नाम का कुछ भी हो, तो ये कस्टमाइज मतलब बना हुआ है। इफेक्ट और भी दिया है कि EC2 क्रिएट टैग्स बोल रहा है, EC2 के अंदर और VPC सबनेट्स बना लो बोल रहा है। कुबरनेटिस IO के अंदर जो क्लस्टर स्टार है, ऐसा कुछ टैग है, उसके अंदर कुछ कर सको। तो मतलब टैग के बेस पे भी आप कुछ जो रिसोर्सेज है कस्टमाइज को भी परमिशन उसकी सेट कर सकते हैं। EC2 का जो टैग्स यहाँ पे देख रहा है इफेक्ट, और इसको अलाउ है, इसको डिनाई भी कर सकते हैं आप चाहे तो। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लॉग्स के ऊपर बता रहा है यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें हैं इसका। ठीक है, जो रिसोर्सेज के ऊपर इस मतलब स्पेसिफिक परमिशंस हैं। तो ये एक्चुअली बिल्कुल ये कस्टमाइज है। ये जो है ना, ये बिल्कुल कस्टमाइज है। EKS का सर्विस रोल पॉलिसी है, बिल्कुल कस्टमाइज है। ये जो रोल है, ये क्या है, ये जो रोल है आपका, ये आपको ज़रूरत पड़ती है आपके जो इलास्टिक कुबरनेटिस जो है ना हमारा सर्विसेज EKS, जो आपके अमेज़ॉन में होता है, उसको मैनेज करने के लिए एक परफेक्ट पॉलिसीज़ है। ठीक है, ये पॉलिसी, इस पॉलिसी के थ्रू हमने एक रोल बना दिया है। आपका जो यूज़र है उसको परमिशन होना चाहिए कि आप ये रोल को आप यूज़ कर सकें। ठीक है, जैसे कि आपके एक सिंपल से आपको बता दें, सर्विस अकाउंट होते हैं। मान के चलो आपका कोई सर्विस अकाउंट है। जब हम एक्टिव डायरेक्टरी में सर्विस अकाउंट बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे उस सर्विस अकाउंट के थ्रू हम स्पेसिफिक जो सर्वर्स हैं, उसके जो सर्विसेज हैं, उसको चलवाते हैं ना, ताकि वो स्पेसिफिक काम करना पड़े। आप अपना यूज़र का नाम तो दे नहीं सकते। आप अपना यूज़र का नाम दोगे तो बार बार आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और भी कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आप रोल्स को ना, जो सबसे पास के इसका रिश्तेदार है अगर एक्टिव डायरेक्टरी में, तो आप सर्विस अकाउंट मान के चले। बस इसमें यह है कि यूज़र को ना, जो इसको यूज़ करेगा, उसको इसको एज्यूम करना पड़ता है। एज्यूम मतलब इसको धारण करना या मान लेना, ऐसा आप कुछ समझे अभी के लिए फ़िलहाल। इसके अंदर और भी गहराई है, क्योंकि बहुत सारे जो काम होते हैं, जैसे ये है, अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ कॉम्प्लेक्स बता रहा हूँ यहाँ पे, कि EKS को मैनेज करने के लिए ये रोल बनाया गया है, जिसके अंदर ये पॉलिसीज़ हैं। आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, और ये क्या करेगा, इस रोल को यूज़ करेगा। कोई भी इसको यूज़ कर सकता है जिसको परमिशन हो। ठीक है, एक यहाँ पे देखते हैं, ये ट्रस्ट रिलेशनशिप कुछ है यहाँ पे, ट्रस्ट एंटिटीज़ है यहाँ पे। तो ये भी कुछ जेसॉन में ही लिखा हुआ है। ट्रस्ट एंटिटीज़ क्या है, एंटिटीज़ दैट कैन एज्यूम दिस रोल अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। एक कंडीशन आपको दे दिया गया है कि अगर आप उस कंडीशन को मेट करते हैं, तभी आप इस रोल को यूज़ कर पाओगे, एज्यूम कर पाओगे। तो ऐसा लिखना पड़ता है, STS एज्यूम रोल।
ठीक है, तो अगर मैं ट्रस्ट पॉलिसीज़ की बात करूं, ये ट्रस्ट पॉलिसीज़ है ना, अब ये होता क्या है ट्रस्ट पॉलिसीज़? ट्रस्ट पॉलिसी जो है AWS आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट का मतलब रोल्स जो है ना, जो डिफाइन होता है, एक कंडीशन देता है कि ऐसे कौन सी स्थिति में इस रोल को एज्यूम किया जा सकता है, या आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये एक तरह का आप गेट कीपर कह लें, या एक रक्षक समझ लें, या इसको मतलब ये भी समझ सकते हैं कि ये जो कंडीशंस है ना, एक तरह से इसको एज्यूम करना कौन करेगा या कौन नहीं करेगा, ठीक है, कौन अलाउ है जो इसको यूज़ करेगा, और किसको परमिशन है, ठीक है, इसके लिए ये आपके ट्रस्ट पॉलिसीज होते हैं IAM रोल्स के अंदर। सबसे पहले इसमें आप प्रिंसिपल देखेंगे, ये प्रिंसिपल होता है, इफेक्ट जो है अलाउ है, प्रिंसिपल बोला है, इसको आप डिनाई कर दोगे तो बिल्कुल सबके लिए डिनाई हो जाएगा, इसमें डिनाई हो जाएगा। तो ऐसे भी है, आप चाहो तो इसका उल्टा बना के जिन जिनको एक्सेस नहीं देना है उनको भी ये आप पॉलिसीज डाल दो, वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो ये ऐसे इसमें काम होता है। अभी क्या है, अलाउ कर रहा है, इसका उल्टा बना दो, इसको डिनाई कर दो, तो जिन जिनको ये वाला रोल अगर कोई यूज़ करता है तो डिनाई हो जाएगा वो, ठीक है। सेम वैसे ही कुछ है इसमें, सर्विस कौन सा, eks.amazonaws.com, ये सर्विस है, इसको अलाउ कर रहा है किसको, जो इसको एज्यूम कर सके, ठीक है। कंडीशंस में आप डाल सकते हो कि अब जैसे ये एक्चुअल में क्या है ना, ये बहुत छोटा सा है और ये एकदम डिफ़ॉल्ट वाला है, ये आप चाहो तो इसको ना अलग तरीके से इसको आप लिख सकते थे, इसके अंदर आप कंडीशन डाल सकते हो। तो ये एक्शन के बाद ना, ये एक्शन के बाद आपको क्या करना पड़ता, यहाँ पे इसके नीचे कंडीशन लिखना पड़ता, कंडीशन के नीचे कुछ स्ट्रिंग्स वगैरह लिखते, और जो यूज़र्स हैं या जो ग्रुप वाले यूज़र्स हैं उनको अगर उनका यहाँ पे आप नाम दे देते कि ये ग्रुप वाले हैं, उनको बस मैं कंडीशन है मेरा कि उनको ही ये अलाउ हो, तो आप कंडीशंस में आप लिख सकते हो स्ट्रिंग इक्वल्स टू, ऐसा कुछ लिख के ना, या और भी इसके अंदर कई सारे होते हैं, उसके अंदर लिख के आप बता सकते हो कि मैं इस ग्रुप वाले को ही अलाउ करता हूँ कि इसको एज्यूम कर सके, ठीक है। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, बट कोई बात नहीं, आप बस ऊपर की जानकारी रखें, जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे ना तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। अगला चलते हैं पॉलिसीज़ की तरफ। पॉलिसीज़ आपको मैंने पहले बताया था, प्री डिफाइंड कुछ बना रखा है, इसमें कस्टमाइज़ भी आप बना सकते हो, जैसे अलग अलग सर्विसेज के, जैसे मैं बात करूं कि API गेटवे एडमिनिस्ट्रेटर की बात करूं, तो इसको स्पेसिफिक, ये देखो स्पेसिफिक परमिशन है, ये एडमिनिस्ट्रेटर है कि API गेटवे नाम का जो हमारा सर्विस है उसके आगे जो भी उसके अंदर है, ऐड करना है, डिलीट करना है, लिस्ट करना है, अपडेट करना है, जो भी है उसको पूरा अलाउ है, ठीक है। रिसोर्स का नाम ये दे दिया है, स्टार का मतलब हो गया आपका अच्छा ARN और AWS से कुछ लिखा है ना, ये इसको आपको समझना जरूरी है। ARN का फुल फॉर्म होता है AWS रिसोर्स नंबर, आप ऐसे मान के चलो, ठीक है। हर देखो अब AWS क्या है, वो भी एक मतलब क्लाउड प्रोवाइडर है, उनको भी अपना हिसाब किताब रखना पड़ेगा ना कि कौन सा वेंडर है आपका या कौन सा क्लाइंट है, कितना क्या क्या चीज़ यूज़ कर रहा है। तो आप इस पर जो भी आप काम करोगे ना AWS क्लाउड के अंदर, वो कुछ ना कुछ उसको एक आइडेंटिटी दे देगा, उसी को हम ARN कहते हैं। उसी ARN के बेस पे उसके यूसेज को ट्रैक करके आपको बिल उसके हिसाब से ही आता है, तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसी का रेफरेंस आप हर जगह दोगे। ARN मतलब रिसोर्स हो गया ना, तो जो रिसोर्स का जो नंबर है, आप कहाँ पे, मतलब अगर आप किसी को अलाउ करना है तो आपको क्या चीज़ को अलाउ करना है, तो ये रिसोर्स को अलाउ कर दो, या इस रिसोर्स है इसको डिनाई कर दो, तो ये सब चीज़ ARN के थ्रू ही होता है। तो ARN बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से आप जैसे और भी कई सारे रीड ओनली वगैरह परमिशंस आप देख सकते हो, वहाँ पे थोड़े पॉलिसीज़ आपके अलग होंगे। यहाँ पे अलाउ बोल रखा है, तो उसमें बताया गया कि अगर रीड ओनली है तो सिर्फ डिस्क्राइब कर सकता है यहाँ पे और लिस्ट कर सकता है, इतना ही दिया गया है। या तो आप स्टार कर दोगे तो उसको पूरा फुल अलाउ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं, इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे तो और थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। इसके जो जैसे हम ट्रस्ट पॉलिसीज़ वगैरह बोल रहे थे ना, उसके कई सारे यूसेज भी हैं। अगर मैं रोल्स के अंदर जाऊँ, ट्रस्ट पॉलिसी जैसे कई सारे यूसेज भी है, जैसे कि EC2 के जो इंस्टेंस के रोल्स होते हैं ना, कि EC2 का जो इंस्टेंस है उसके जो परमिशंस है कि कौन उसको यूज़ कर पाएगा। फेडरेटेड एक्सेस है, जैसे आपका एक्सटर्नल आइडेंटिटी प्रोवाइडर वगैरह है,
वो कैसे रोल्स को एज्यूम करके आपके जो AWS रिसोर्स को एक्सेस कर पाएगा। जैसे मान के चलो आप ये चाहते हो कि जैसे होता क्या है, सिंपल सा कि एक एंटरप्राइज में आपका क्या होगा, आपका एक्टिव डायरेक्टरी या ऑफिस 365 में सबसे पहले आप वहाँ पे अपने अकाउंट बनाया, आपने जो भी 40-50 एम्प्लॉयज़ है सबके लिए अकाउंट बना दिया, सबका ईमेल वगैरह चलने लग गया। आप क्या चाहोगे कि अब ठीक है, आपके पास दो तरीके हैं, या तो एजोर पे जाते हैं या AWS पे। अगर आप AWS पे जाते हो तो कैसे वो सेंट्रलाइज आपका ऑथेंटिकेशन लेगा। तो आप चाहो तो एक रोल बना के, अगर मैं रोल्स पे जाऊँ यहाँ पे और ट्रस्ट में जाके मैं इसका अगर SSO अगर इनेबल करना है, क्रॉस अकाउंट एक्सेस करना है, टाइम बेस्ड एक्सेस करना है, तो वो सब चीज़ें हम उस जो ट्रस्ट पॉलिसीज है उसके थ्रू हम करते हैं। ठीक है, अगला है आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स। ये हम पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा है ये टॉपिक। जो हमारा आइडेंटिटी प्रोवाइडर है, ठीक है, ये क्या करता है, AWS IAM में जो एक्सटर्नल सर्विसेज होता है जिसकी मैं बात कर रहा था, उसको ऑथेंटिकेट करने का और प्रोवाइड, मतलब उसको ऑथेंटिकेशन का जो इन्फॉर्मेशन है उसको ले करके उसको अलाउ करना, जो एग्जिस्टिंग आपका जो आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स हैं उसके थ्रू ऑथेंटिकेट करा के आपके AWS के रिसोर्सेज को एक्सेस कराना। ठीक है, ऐसा कुछ काम करता है आइडेंटिटी प्रोवाइडर। जैसे कि अब जो हम ये आइडेंटिटी प्रोवाइडर जिसको कहते हैं, जिसको IDP भी कहते हैं, ठीक है, इससे क्या फ़ायदा है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। अब जैसे मान के चलो मैं आइडेंटिटी प्रोवाइडर है, मैं यहाँ पे ऐड प्रोवाइडर करता हूँ, यहाँ पे दो तरह के आपको मिलेंगे, सैमल बेस्ड और OpenID। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। मान के चलो कि आपका ऑफिस 365 से मैं इस अकाउंट को एक्सेस करवाना चाहता हूँ, मैं यूज़र बनाऊंगा मेरा ऑफिस 365 के एज्योर AD में, वहीं पे बस मुझे बनाना है, वहीं पे उनका ईमेल, वहीं पे आउटलुक, वहीं पे उनका सब चीज़, ऑफिस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट उसी से चलता है, वहीं पे मैंने यूज़र बनाया, वहाँ पे कर दिया। अब आपने क्या किया ना, वहाँ जो यूज़र्स हैं उसको मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेट कराना चाहता हूँ, तो वो कैसे है पॉसिबल, वो है आइडेंटिटी प्रोवाइडर से। तो आप क्या करोगे, SSO है, SSO कैसे काम करता है, सैमल पे और OpenID कनेक्ट, ये दो तरीके होते हैं। तो मोस्टली सैमल चलता है, सैमल पे आप जो प्रोवाइडर नेम है यहाँ पे लिख दोगे, ऑफिस 365 का लॉगिन ऐसे करके, फिर इसके आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करना होगा, हम आगे करेंगे। तो इस तरीके से आप ऑफिस 365 का जो ऑथेंटिकेशन है, अब होगा क्या, जैसे होता है ना थर्ड पार्टी आपके SSO के जो एक्सेस होता है कि आपने गूगल पे अपना ईमेल पासवर्ड डाला, ठीक है, और उसके बाद गूगल पे गया, वो गूगल पे ऑथेंटिकेट हो गया, उसके बाद वो आपके किसी दूसरे साइट पे चला जाता है ना, तो वो इस तरीके का SSO काम करता है, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो ये वो तरीका है जिससे हम ऑफिस 365 या और भी कई सारे जो SSO के प्रोवाइडर्स होते हैं, फेसबुक होता है और कई सारे और भी प्रोवाइडर्स हैं, उनको मतलब उसको आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। इससे क्या फ़ायदा, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। अगर आप सिर्फ एज्योर AD पे ही आपके यूज़र्स को मेंटेन कर रहे हो, वहीं वहाँ पे बना रहे हो, वहीं पे डिसेबल कर रहे हो, तो एक बार वहाँ पे डिसेबल करो, सब जगह डिसेबल हो गया। बार बार अलग अलग जगह आप ऑफिस 365 में एक अलग यूज़र बनाओ, यहाँ पे अलग यूज़र बनाओ, गलत है ना ये। आप वहीं से बनाओ, वहीं से एक ही यूज़र उसके क्रेडेंशियल से वो अपना हर काम कर सकता है। इससे क्या होगा, जो ओवरहेड है ये कि वहाँ पे अलग बनाना है, यहाँ पे अलग बनाना है, वो सब खत्म होगा। इसी से आपका SSO बनता है, सिक्योरिटी इन्हांस हो जाता है। मान के चलो ऑफिस 365 में MFA इनेबल करना जरूरी है वहाँ पे, तो अब MFA जरूरी है तो मतलब ये भी सिक्योर हो गया, है ना। तो ये जो IDP होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, जैसे हमने पढ़ा इसको, सैमल 2.0 और OIDC या OpenID। ठीक है, सैमल क्या होता है, इसको मतलब एक इसका जो फुल फॉर्म होता है वो यही होता है कि सिक्योरिटी एसोसिएशन मार्कअप लैंग्वेज, सैमल। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो आपका जो ऑथेंटिकेशन है ना, और जो ऑथराइजेशन ऑफ डेटा है, जो आइडेंटिटी प्रोवाइडर से या जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे एक्सचेंज करने का जो तरीका है वो सैमल है, ये प्रोटोकॉल है। ठीक है, या एप्लीकेशन बेस्ड आप समझ लो,
तो ये क्या करता है, कुछ कोड जनरेट करेगा आपके ऑफिस 365 में, इसको देगा पहले AWS को देगा, AWS को पूछेगा भाई मेरे पास कुछ ये कोड है, इसको आप अप्रूव करो, अप्रूवल आ गया तो लॉगिन करने दे देगा। तो इस तरीके से आपका SSO चलता है। सेम OpenID भी ऐसी कुछ है। ये थोड़ा सा एक सिंपल आइडेंटिटी लेयर देता है आपको, जो OAuth होता है ना 2.0, इस पे चलता है ये। और ये स्टैंडर्ड वे है एप्लीकेशन को ऑथेंटिकेट कराने का। तो ऑलमोस्ट दोनों एक जैसी हैं, बट प्रोटोकॉल थोड़ा दूसरा अलग है। ये OneOauth पे चलता है, OAuth पे चलता है, और ये SAML पे चलता है। मोस्टली यही चलते हैं ज़्यादा। एक और तरीका है इसको यूज़ करने का, ADFS। अब जो अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी का फेडरेशन सर्विसेज अगर आपने देखा होगा या जानते होंगे, तो फेडरेशन सर्विसेज यही होता है कि किसी थर्ड पार्टी से फेडरेट हो जाना, ठीक है। तो वो भी एज अ IDP आप AWS IAM पे यूज़ कर सकते हो। मान के चलो आपके ऑन प्रेमिसेस आपका एक्टिव डायरेक्टरी, आप वहाँ से भी ऑथेंटिकेशन मैनेज कर सकते हो आपके IAM का। बस आपको जोड़ने का तरीका पता होना चाहिए, वो यहीं से होगा सब चीज़ें, ठीक है। इंटीग्रेशन के थोड़े से इसके प्रोसेस वगैरह होते हैं। आपको IDP पहले आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, IAM का जो प्रोवाइडर है यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, फिर एक जो IAM का रोल है ना वो हमें बताना पड़ेगा। उससे क्या होगा, जो IAM का रोल है जिसको हम परमिशन बोलते हैं, आप यूज़र वाला एक बनाना पड़ेगा आपको, एडमिन वाला अलग से बनाना पड़ेगा। तो यूज़र वाला मोस्टली बनाते हैं, तो जो रोल है उसको एज्यूम करेगा कौन, वो वाला यूज़र आपका ऑफिस 365 या एज्योर AD वाला यूज़र, वो उस रोल को एज्यूम करेगा, फिर उसके हिसाब से आपको एक्सेस दे देगा, ठीक है। जैसे इसका जो कॉमन यूज़ केस है ना, इसका देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, और यही सब चीज़ें हैं। देखो जो एक्सपर्टाइज बोलते हैं ना आपका IAM के अंदर, वो यही चीज़ें हैं। SSO, एंटरप्राइज SSO, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, फेडरेटेड एक्सेस, ये जो तीन जो टर्म्स हैं इसी के लिए IAM मशहूर, और ये आपको तीनों चीज़ आना ही चाहिए, तब जाके आप IAM का एक्सपर्ट बन सकोगे। कैसे वहाँ से हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो एज्यूम कर लेगा रोल को, ये सब चीज़ें आपको जानना जरूरी है, ठीक है। पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी। एक अकाउंट सेटिंग्स है इसके अंदर कुछ, यहाँ पे बस कुछ पॉलिसीज़ वगैरह बता रखा है, पासवर्ड पॉलिसीज़ की, ऐड कैरेक्टर का हो, एक्सपायर हो कि ना हो, अपर केस, ये सब चीज़ें। तो इसको आप अपने हिसाब से, अगर मैं एडिट करूँ तो इसको थोड़ा चेंजेस भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि 8 कैरेक्टर्स ना हो, कुछ और हो। ये IAM का डिफ़ॉल्ट है, मैं इसको कस्टमाइज़ करके अपना कुछ बना सकता हूँ। अपर केस हो, ये हो, और इसके अंदर और उसको कॉम्प्लेक्स कर सकता हूँ, ठीक है। पासवर्ड जो हो एक्सपायर कब तक हो जाए, 30 दिन में हो जाए, 45 दिन में हो जाए, 90 दिन में हो जाए, ये आपके हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया ऑलमोस्ट IAM। बाकी हमें रोल्स पॉलिसीज़ ये इसको अच्छे से पढ़ना होगा, आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स अच्छे से पढ़ना होगा। ये हम जो हमारा नेक्स्ट जो सेशन आएगा AWS का, जो इंटरमीडिएट होगा या एडवांस लेवल पे होगा, हम उस पर करेंगे। बाकी एक नॉर्मल बेसिक जो अभी हम IAM जो पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर इतना काफ़ी है। यूज़र्स, ग्रुप, रोल्स, इतना काफ़ी है। पॉलिसीज़ कि आप एक यूज़र बना लो, उसको क्या पॉलिसीज़ देना है, कैसे देना है, थोड़े से आपको JSON के अंदर कैसे उसमें एडिटिंग करना है उसको आपको समझना है, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक हो जाएगा नॉलेज, और ये जरूरी है। आपको इतना करने आ गया ना तो आप आराम से AWS के अंदर काम कर सकते हो एज ए एडमिन, ठीक है। एक्सपर्ट तो नहीं बन जाओगे, लेकिन आप ऐसा मान के चले। एक यहाँ पे आता है एक्सेस एनालाइज़र। ये क्या करता है, आपके IAM के रोल्स हैं, आपने कई सारे सीक्रेट कीज़ बना रखे हैं, ठीक है। आपने बहुत जगह आपने क्या कर रखा है ना, आपके जो सीक्रेट कीज़ हैं उसको डायरेक्ट एक्सेस करा रखा है, वहीं से S3 बकेट को डायरेक्ट ही वो पब्लिकली एक्सेस कर रहे हैं। बहुत सारे लूप होल्स हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो सब चीज़ को ये एनालाइज करता है और आपको एक रिपोर्ट देता है। एक AWS का एक रिपोर्ट होता है जो आपको, मतलब जैसे अगर आप बड़ी कंपनी हो, ठीक है, तो जो एनालाइज़र जो रिपोर्ट होता है उनका एडवाइजरी रिपोर्ट कहते हैं उसको, तो वो रिपोर्ट आपको महीने महीने मिलता है। उसमें ऐसे लूप होल्स आपको बताता है। तो वो कहाँ से लेते हैं, वो यहीं से लेते हैं उन लोग। उनके पास अलग इंटरफेस होता है, माना उनके पास जो AWS सपोर्ट के पास होता है उनके पास अलग होता है, लेकिन आप जैसे वो रिपोर्ट दें, बिना उनके रिपोर्ट देने से पहले ही आप ना यहाँ से सब चीज़ को मेंटेन कर सकते हो। क्रेडेंशियल का रिपोर्ट, कितना दिन हो गया इस सीक्रेट की को, अब सीक्रेट की आपने दे रखा है, किसी को किस तरह से यूज़ हो रहा है, कहीं मिसयूज़ तो नहीं हो रहा, कोई डेटा यहाँ से लीक तो नहीं हो रहा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन में बताऊंगा क्या होता है। जैसे मल्टीपल आपके अकाउंट्स होते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होते हैं, और कई सारे सर्विस कंट्रोल के पॉलिसीज़ होते हैं। तो वो सब चीज़ें हम इस IAM एक्सेस एनालाइजर से पता कर सकते हैं और अपने जो IAM है उसको और सिक्योर बना सकते हैं। तो आप सोचें कि IAM का जो रोल है आपका,
अगर आप एज अ IAM एडमिन जाते हो, ठीक है, तो आपको कितना इंपॉर्टेंट काम आपको मिला है। आपको मतलब एक सिक्योरिटी जो है वो आपके हाथ में है, क्योंकि देखो यहीं से सब चीज़ मेंटेन होता है। अगर आपका सिस्टम हैक हो गया, कोई सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गया, कहीं से डेटा लीक हो गया, तो जिम्मेदार कौन होगा? वो आप होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो IAM का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिक्योरिटी का सबसे पहला ये फ्रंट डोर है। अगर आपने यहाँ पे सब चीज़ टाइट करके रखा ना, तो आपका कोई भी जो प्रॉब्लम है, मतलब अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है आपके सिस्टम्स में या कुछ भी चीज़ को आप रोक सकते हो, तो आप फ्रंट लाइन वॉरियर हो इसके लिए। तो IAM का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो थ्योरी में जो हम अगला पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा हमें ना, जैसे आप कुछ प्लानिंग वगैरह कर रहे हो, ठीक है, कि आपको कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, आपका क्या है, एस्टिमेट वगैरह चेक करना है, तो उसके लिए AWS का एक कैलकुलेटर आता है, हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसी स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, ये देखिए AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका जो URL होता है calculator.aws, ये होता है। यहाँ पे क्या होता है ना, आप अपने जो भी रिसोर्सेज है उसको एस्टिमेट करा सकते हैं, इवन किस रीज़न पे हो, है ना। तो अगर मैं बिल्कुल इसके एक बार मैं होम पे जाता हूँ, ठीक है, इसको देखते हैं कैसा है ये क्रिएट एस्टिमेट पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे रीजन कौन सा होगा, सबसे पहले आपको ये बताना है, ठीक है। मान के चलो कि लोकल जोन वेवलेंथ है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा रीजन है, मैं चाहता हूँ मुंबई रहे, तो वो मुंबई पे कितना खर्चा आएगा, सिंगापुर पे कितना खर्चा आएगा, अगर मैं US यूज़ करता हूँ तो कितना खर्चा आएगा, ये तीनों आप एस्टिमेट लगा सकते हो। और जैसा आपका ऑडियंस है, जो एंड यूज़र आपके एप्लीकेशन के, उसके हिसाब से इसको आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको बोलेगा फाइंड अ सर्विस। मान के चलो कि मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहले मुझे EC2 का इंस्टेंस चाहिए था, ठीक है, EC2। तो ये EC2 आ गया, मैं इसको कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर दूंगा, एक नया पेज खुलेगा। ये मैंने मुंबई का देखा हुआ है, तो यहाँ पे जो जो सर्विसेज अवेलेबल हैं ये वही दिखाएगा। मुझे किस टाइप का इंस्टेंस चाहिए, डेडिकेटेड होस्ट चाहिए या शेयर्ड चाहिए। मैं फ़िलहाल शेयर्ड की बात करता हूँ। लिनक्स चाहिए मुझे, कांस्टेंट यूसेज में चाहिए, डेली स्पाइक चाहिए या वीकली स्पाइक चाहिए या मंथली स्पाइक चाहिए। इस टाइप का मतलब एक वर्कलोड भी आप इसको उनको बता सकते हो। मैं डेली स्पाइक मान के चलता हूँ कि डेली स्पाइक हो, उस तरीके से चले। आप इसके हिसाब से वर्कलोड का जो डेज है वो भी कर सकते हैं कि संडे और सैटरडे को कम हो और बाकी दिन ज़्यादा रहे। इसको आप उल्टा भी कर सकते हो चाहो तो। मैं मान के चलो कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो सैटरडे संडे को छुट्टी के दिन ज़्यादा यूज़ में होगा, तो इस दिन हो सकता है, ठीक है। बाकी इसको आपको चेंज करना है तो रिमूव भी कर सकते हो, इसके हिसाब से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। बेस लाइन मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस फॉर योर वर्कलोड, कितने आपके इंस्टेंसेस होंगे। मान के चलो मेरे पास 2 होगा, ठीक है। पीक टाइम में कितना होगा, पीक टाइम में ये मान के चलो मेरे पास 8 पहुंच जाएगा ये, ठीक है। ऑटो स्केलिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मैं ऑटो स्केलिंग भी हो जाएगा ना ये। और ड्यूरेशन ऑफ पीक आवर्स, मतलब किस टाइम सबसे ज़्यादा चलता है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि दोपहर के या सुबह 8 से रात के 10 बजे तक चलेगा। तो मैं टोटली देता हूँ घंटा, 14 घंटे, ठीक है। 14 घंटे का मैं एक लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे 8 डेली स्पाइक पैटर्न हो गया। अब यहाँ पे जो है बेस्ड ऑन योर इनपुट दिस इज़ द लोवेस्ट कॉस्ट EC2 इंस्टेंसेस T4G नैनो, आप ये यूज़ करो बोल रहा है वो। इसमें आपको ½ GB का रैम मिलेगा, क्योंकि देखो अगर आप 2 इंस्टेंस को अगर आप रखते हो बेस लाइन में, कहने का मतलब बेस लाइन मतलब ऑटो स्केलिंग ग्रुप में ना, आप 2 इंस्टेंस वहाँ पे रहेगा, तो 2 इंस्टेंस मिलके मतलब कितना हो गया, ½ GB 1 GB हो गया। या इसको 4 भी कर सकते हो चाहो तो, या इसे थोड़ा आप बड़ा भी ले सकते हो। तो फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं, ½ GB से काम नहीं चलेगा, कम से कम 1 GB में तो मेरा एक एप्लीकेशन चलना ही चाहिए। तो मैं T3 माइक्रो है, तो ये जो सबसे लोवेस्ट है ना, ये उसने बता दिया कि T4G आप नैनो यूज़ करो, सबसे बेस्ट है। इसके अंदर आपको 2 CPU मिलेंगे, ½ GB का मेमोरी मिलेगा। फैमिली का नाम बता रहा है T4G। मैं ये ना करके मैं T3 नैनो कर लेता हूँ, या ये भी बराबर है, तो मैं T4G माइक्रो कर सकता हूँ। नैनो यहाँ पे है, माइक्रो स्मॉल कर लेता हूँ, 2 GB रैम चाहिए कम से कम, ठीक है। मैं ये तो कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा, आप यहाँ पे कॉस्ट भी इसका उसके हिसाब से आप इसका परसेंटेज वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है।
63% है, ये भी 63% है। तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। एक चीज़ और यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे आप T2 नैनो यूज़ करते हो तो इसका जो बैंडविड्थ है ना नेटवर्क का बहुत लो है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान देना है। बैंडविड्थ रहेगा तभी तो आप अच्छे से, आपके जो यूज़र्स वगैरह उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, स्पीड मिलेगा। ठीक है, स्टोरेज टाइप क्या है, EBS ओनली, तो EBS मिलेगा आपको, बोल रहा है ये। ऑन डिमांड अगर लेते हो तो ये कॉस्ट पड़ेगा 0.0112 पर आवर। ये मैंने ऐसा कुछ कर दिया। पेमेंट ऑप्शन, कंप्यूट सेविंग प्लान है, EC2 इंस्टेंस सेविंग प्लान्स है, जो रिजर्वेशन वगैरह होता है 3 साल के लिए, ऑन डिमांड। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें, जैसे मैं ऑन डिमांड ही करता हूँ, मान के चलो मैं ऑन डिमांड करना चाहता हूँ, ये आपका पड़ेगा मंथली कॉस्ट 12.85 पर मंथ। ये पड़ेगा 3.43, ये पड़ेगा 3.94। इतना डिफरेंस है। ये देखिए $4 ये है, $3.5 ये है, सीधा 12। ऑन डिमांड में इतना फ़र्क पड़ता है। अगर आप सर्टेन हो कि मुझे भैया 3 साल के 1 साल के लिए चाहिए होगा, मैं 1 साल भी करता हूँ तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा ये, इसको भी अगर मैं 1 साल करता हूँ तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये देखिए। तो आप अपने हिसाब से रिजर्व इंस्टेंस लेना है, कौन सा इंस्टेंस लेना है, वो आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अदर परचेसिंग ऑप्शंस भी हैं कई सारे, ये देख सकते हैं। कैलकुलेशन आप यहाँ पे, अब बात आती है स्टोरेज की, कितना स्टोरेज चाहिए होगा। मान के चलो जो स्टोरेज अमाउंट है, बस मैं वो जानता हूँ कि मुझे कम से कम 20 GB तो चाहिए होगा मेरे एक स्टोरेज पे, या आपका दिमाग ये कहता है कि मैं शेयर्ड स्टोरेज यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मान के चलो उबंटू का इंस्टेंस है तो 8 GB तक में वो आ जाता है, तो मैं इसको और भी कम कर सकता हूँ, 15 कर सकता हूँ बाई चांस कुछ वो हो। स्नैपशॉट वगैरह कब कब लेना है इसका, 2x डेली लेना है, 3x लेना है, तो ये सब भी होगा। अवर्ली लेना है वो भी है, कि मान लो मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मेरे पास स्नैपशॉट है तो मैं तुरंत रिवर्ट भी तो कर सकता हूँ। तो डेली का कर सकते हैं, एक दिन पहले तक का, आवर्ली अगर बहुत ज़रूरी है तो आप आवर्ली कर लें, चार्जेस ज़्यादा ही लगेगा फिर उसमें। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि एक दिन में 2 बार ले ले। ठीक है, एक दिन में 2 बार ले लिया। और यहाँ पे डिटेल मॉनिटरिंग चाहिए, नहीं चाहिए फ़िलहाल। डेटा ट्रांसफ़र, कुछ डेटा ट्रांसफ़र वगैरह कितना होगा वो उसका भी आप बता रहे हैं। फिर एडिशनल कॉस्ट कुछ और है, ये भी बता रहा है। मैं इसको करता हूँ सेव ऐड सर्विस, ये एक मैंने ऐड कर लिया फ़िलहाल। नेक्स्ट मुझे चाहिए होगा, मैं सोचता हूँ मुझे और क्या चाहिए होगा, एशिया पैसिफिक मुंबई में मुझे चाहिए होगा एक शेयर्ड स्टोरेज। एक होता है अमेज़ॉन इलास्टिक फाइल सिस्टम, जैसे हमारा सैन वगैरह होता है ना, ऐसी शेयर्ड स्टोरेज होता है। मतलब आप 3-4 वेब सर्वर्स के अंदर ना इसको आप माउंट करा सकते हो एक साथ। तो ये भी मुझे चाहिए होगा, क्योंकि मेन जो डेटा है मेरा यहीं पे रखूँगा मैं। इलास्टिक थ्रूपुट आ गया, यहाँ पे बोल रहा है कितने GB डिज़ायर्ड स्टोरेज कैपेसिटी, कितना उसके अंदर आ जाएगा। मैं 20 मान के चलता हूँ, 20 GB पर मंथ आ ही जाएगा, मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। और इनफ्रीक्वेंट एक्सेस क्या होगा, आर्काइव कितना होगा, मतलब इसको आप ये भी कन्फिगर कर सकते हो कुछ दिनों बाद जो डेटा पुराना हो जाएगा वो आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब अपने आप ही जो दूसरे जो आर्काइवल में है उसमें चला जाए कि नहीं चला जाए, आप ये भी कन्फिगर कर सकते हो। फिलहाल मैं इतना ही छोड़ देता हूँ, थ्रूपुट वगैरह आप इसको कर सकते हो। फिलहाल मैं इतना ही करने के बाद ना सेव कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ आ गया। इसके अलावा और मुझे क्या सर्विस चाहिए होगा, लोड बैलेंसर, सर्टिफिकेट्स, DNS। तो DNS मान के चलो आपका एक्सटर्नल है, या DNS भी आप कर सकते हो चाहो तो। राउट 53 ये DNS के काम आता है, कन्फिगर करते हैं इसको। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एग्जांपल देखिए 10,000 रिकॉर्ड्स जोन, ये कुछ काफ़ी कुछ बता रहा है ये रीजन। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हो। मान के चलो कि मेरा कोई वो है, ये मान के चलो मेरा एक डोमेन होगा, मैं इसको यूज़ करूँगा। होस्टेड जोन, एंटर द अमाउंट, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर, ट्रैफिक का फ्लो कैसे होगा, स्टैंडर्ड क्वेरीज कितने आएंगी। तो ये सब भी अगर आप जितना ग्रैनुलर में दोगे, जितना अच्छा ज़्यादा डिटेल दोगे, उतने ज़्यादा अच्छा आपको ये एस्टिमेट आपको दे पाएगा। फिलहाल मैं इसको सेव एंड ऐड कर देता हूँ। ये DNS हो गया मेरे पास, स्टोरेज हो गया मेरे पास, वेब सर्वर, डेटाबेस रह गया मेरा। अब डेटाबेस मैं क्या करूँगा, या तो मैं खुद बनाऊँगा इंस्टेंसेस पे, या मैं बोलूँगा कि जो होस्टेड वाला RDS है ना वो आप दे दो मुझे। मेरा जो डेटाबेस होगा मैं चाहता हूँ वो MySQL पे रहे। ठीक है, मैं MySQL कॉन्फ़िगर करूँगा। रीजन एशिया पैसिफिक, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा आपका डेटाबेस का टाइप क्या होगा, नोड कितने चाहिए। ठीक है, मान के चलो 2 चाहिए। ठीक है, और इसका यहाँ पे आप देख सकते हो कि रैम वगैरह कितना होगा आपके इस पे।
तो मैं स्टार्ट करता हूँ vCPU 8 GB, DBM5 है, ऐसे DBM4 है, थोड़ा सस्ता होता है तो मैं इसको DBM4 लार्ज लेके चलता हूँ। ठीक है, ये आ गया मेरा। वैल्यू कितना होगा, 100% यूटिलाइज होगा। मल्टी एजी, हाँ भाई बिल्कुल मल्टी एजी में होगा। अगर एक जगह से ख़राब है दूसरे से चलना चाहिए ना। RDS का प्रॉक्सी, यस। तो काफ़ी सारी चीज़ अपने आप यहाँ पे आ जाते हैं। स्टोरेज का जो अमाउंट है 100 GB, ठीक है, परफेक्ट है इतना, या इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा मेरा हार्ड जो डेटाबेस है वो हो सकता है। बैकअप वगैरह, इसका बैकअप वगैरह भी आप कन्फिगर कर सकते हैं। बैकअप एडिशनल जो बैकअप का स्टोरेज है वो कितना होना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे स्नैपशॉट एक्सपोर्ट करना है कि आपको, अगर आपको डेटाबेस का जो स्नैपशॉट है मान के चलो उसका हर 1 घंटे या 2 घंटे या 1 दिन में जो बैकअप है उसको कहीं S3 में एक्सपोर्ट करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। फिलहाल ऐसा मैं नहीं करता। सेव ऐड सर्विस, तो डेटाबेस भी मेरे पास आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, और मुझे लगता है कि कोई और सर्विसेज है मेरे पास। एक सिंपल से एप्लीकेशन के लिए मैं करूँगा व्यू समरी। ये देखिए, तो ये मेरा ना एक एस्टिमेट, टोटल एस्टिमेट आ जाएगा मेरे खर्चे का। बोल रहा है कि 1 साल का लगभग $10,000 लग जाएगा। मंथली कॉस्ट 832। ठीक है, तो इस तरीके से आप एस्टिमेट निकाल सकते हो आपके एक अच्छे बड़े एप्लीकेशन के लिए। जैसे आप यूज़ करोगे उसके हिसाब से। अब आपको लगता है कि ये बजट बहुत ज़्यादा है तो आप रिजर्व इंस्टेंस ले लो, पैसे को कम करने की कोशिश करो। ये जो डेटाबेस है इसके बारे में सोचो कि भैया ये तो अकेले ही $817 यही ले जा रहा है, ये बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो आप ये कोशिश करो कि भाई इसको मैं इंस्टेंस पे ले जाऊँ, 2 इंस्टेंस बना दूँ। $15 के अगर 2 इंस्टेंस में अगर बनाता हूँ, मान के चलो $20 के बनाता हूँ, $50 लग जाएगा। तो $870 देना क्यों, $50 कर दो इसको। तो ये इसको आप कम ज़्यादा देख के कर सकते हो। तो ये एशिया पैसिफिक रीजन की बात है। सेम यही आप बनाओ US में, आपको जहाँ बनाना है, सिंगापुर में बनाना है, वहाँ का रीज़न डाल के आप देखो कितना कॉस्ट कम है ज़्यादा है, वो आप अच्छे से एनालाइज करो और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इसके हिसाब से बनाओ। तो ये एक एस्टिमेट देता है। अब मैं क्या करूँगा ना, मुझे RDS का थोड़ा मैं समझ नहीं आ रहा है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। मैं नोड का क्या करता हूँ ना, नोड में एक ही रखूँगा, बोल दिया मैंने, ठीक है। और इसको और छोटा कर सकते हैं क्या, आप ये देख लो। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये मल्टी एजी है ना, इसलिए। मल्टी एजी ना करके अगर मान के चलो कि मैं सिंगल एजी कर दूँ, एक ही जगह पे रहे, क्योंकि होस्टेड है ना, जल्दी ख़राब नहीं होता। तो इसका कैलकुलेशन है, ये जो स्टोरेज है 100 GB ना करके मैं स्टार्टिंग में 20 GB करना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा मेरा डेटाबेस जाएगा नहीं। तो यहाँ पे आप जो कॉस्ट है ना इसको कटिंग कर सकते हो, ठीक है। और इसको मैं एक बार अपडेट करता हूँ और देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा। ये देखिए अब 206 आ गया। तो ये सब तरीके हैं। फिर आपका आएगा $221 पर मंथ। अगर आप RDS यूज़ करते हो, तो अगर आप खुद के इंस्टेंस यूज़ करते हो, EC2 के अंदर ही आप MySQL सर्वर का बनाते हो, तो ये जो कॉस्ट है आप बचा सकते हो। अब आपको सोचना है कि किस तरीके से तो काम करना है, कैसे ये करना है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन एनालाइज करना उसको और कैसे उसको यूज़ करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बहुत अच्छा टूल है हमारा और हम ऑलवेज़ यही यूज़ करते हैं। इससे एग्जैक्ट हमें प्रोजेक्ट का कॉस्ट पता चल जाता है कि इतना कॉस्ट होने वाला है। ऊपर नीचे हो सकता है बट अराउंड एक लमसम फिगर आपको ये दे सकता है, ठीक है। तो थ्योरी में जो पढ़ रहे थे, ये बहुत ज़रूरी था आपको बताना कि कैसे हम एक प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमने पढ़ाई किया है, VPC किया है हमने, EC2 किया है, S3 किया है, हमने IAM को पढ़ा है, ठीक है। तो इसके बेस पे अब हम कुछ एप्लीकेशंस वगैरह बनाएंगे। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उस पे हम प्रैक्टिकल्स करेंगे कि ये सब सर्विसेज जो है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे काम में ला सकते हैं और इसके अंदर और कितनी गहराई में जा सकते हैं। ऑटो स्केलिंग है और भी बहुत सारे परमिशंस हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें, RDS भी इसके अंदर है, वो भी हम करके देखेंगे। तो आई थिंक हमने आज काफ़ी कुछ अच्छा कवर कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।